सभी? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल सुरक्षित है, सेफ हैं और एंजॉय कर रहे हैं स्टडीज को बेंचर्स आईक्यू की क्लासेस के साथ में। जैसा कि आप सभी को पता है, बेंचर्स आईक्यू आपके लिए एक नया कंसेप्ट लेकर आया है। हम कंसेप्ट को और भी सिंपल बना देते हैं, दैट्स व्हाई आवर टैगलाइन इज कंसेप्ट मेड सिंपल। तो हम लोग आपके साथ में जीए की नई क्लासेस लेकर आए हैं, जनरल अवेयरनेस की। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हम इकोनॉमी स्टार्ट करने वाले हैं। इवन मैंने आपके साथ में इंट्रोडक्शन शेयर भी कर दिया था इकोनॉमी का। इकोनॉमी में हमने पढ़ा था कि इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है और इसके अंदर क्या क्या टर्म्स ऐड की जाती है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है। तो एक बार रिकैप के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट न्यू पॉइंट्स हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो पहला आज जो हम क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि हमने कल पढ़ा था कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज एडम स्मिथ। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो एडम स्मिथ है। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा गया, लेकिन उनकी वेल्थ ऑफ नेशन आने के बाद में एक और सुपीरियर लेवल पर जो है इकोनॉमिक्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए एक नए इकोनॉमिस्ट आए, जिनका नाम था जे कीन्स। क्योंकि उन्होंने एडम स्मिथ की थ्योरीज को और भी अच्छे से रिप्रेजेंट किया और इकोनॉमिक्स को और भी बेटर वे में ले जाने की कोशिश की, इसलिए उन्हें ग्रैंड फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, दैट इज के जे कीन्स। अच्छा, जे कीन्स को पितामह कहा जाता है इकोनॉमिक्स का। अर्थशास्त्र के पितामह कौन कहलाते हैं? जे कीन्स। उसी के साथ में पिता ऑफ इकोनॉमिक्स या फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जिसे हम कह सकते हैं, वो कौन है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ द्वारा लिखी गई है वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि 1776 में लिखी गई थी। बाय मिस्टेक कल जो है 1976 हो गया था वो, लेकिन 1776 में लिखी गई थी। ये है वेल्थ ऑफ नेशन। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, सो डोंट एवर फॉरगेट कि वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखा है? एडम स्मिथ ने। कब लिखा है? 1776 में। उसके बाद में हम बात करेंगे अर्थशास्त्र। देखिए, इंटरनेशनल लेवल पे अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमिक्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए जे कीन्स आए, एडम स्मिथ आए, कई सारे अर्थशास्त्री आए, लेकिन भारत में अर्थशास्त्र का जनक जिसे कहा जाता है, पिता कहा जाता है अर्थशास्त्र का, या अर्थशास्त्र जिसकी देन मानी जाती है, वो है कौटिल्य। कौटिल्य वाज द ओनली पर्सन जिन्होंने अर्थशास्त्र को बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत किया। अर्थशास्त्र को लिखने वाले, अर्थशास्त्र जो एक बुक है, अर्थशास्त्र को लिखने वाले कौन है? कौटिल्य। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र को सप्तांग के रूप में दर्शाया था। किस रूप में दर्शाया था? सप्तांग के रूप में। अब मैं आपको बता देती हूँ, अर्थशास्त्र को इस तब इंट्रोड्यूस किया गया जब कौटिल्य ने पॉलिटिकल सिस्टम को, गवर्नेंस को इंट्रोड्यूस किया। जिस समय पॉलिटिकल सिस्टम को, गवर्नेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए कौटिल्य ने ये बताया कि गवर्नेंस या कोई भी देश जो है ऐसे ही नहीं चलता है, उसे हम लोग 7 भागों में विभाजित करेंगे। उन 7 भागों के आधार पर अर्थशास्त्र को पढ़ा जाता है या उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है ना। इस बेसिस पर उन्होंने अर्थशास्त्र को सप्तांग के रूप में दर्शाया। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि सप्तांग के रूप में अर्थशास्त्र को किसने दर्शाया? कौटिल्य ने। अर्थशास्त्र किसने लिखी है? कौटिल्य ने। भारत में अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? कौटिल्य को। ठीक है। उसके बाद में हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स की। देखिए, वैसे तो टाइप्स अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड की गई है इकोनॉमिक्स की, लेकिन एक कंसेप्ट मैं आपका क्लियर कर देती हूँ कि इकोनॉमिक्स को जो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो कि हम कल डिस्कस कर रहे थे, माइक्रो एंड मैक्रो, ये पार्ट्स जो डिवाइड किए गए हैं, ये बेसिकली स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से डिवाइड किए गए हैं। भाई, अर्थशास्त्र के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? हम इंडिविजुअल को स्टडी करते हैं, हम नेशन वाइड इकोनॉमी स्टडी करते हैं, हम एक राष्ट्र के स्तर पे अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं, लेकिन उसको कैसे पढ़ेंगे, इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, या स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से उसे डिवाइड कैसे करेंगे? तो देखिए, अर्थशास्त्र 2 भाग में डिवाइडेड है, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो के अंदर हम छोटे स्तर पर इकोनॉमी को पढ़ते हैं, ये चीज हम कल डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर हम डिमांड, सप्लाई, मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर, या हम कह सकते हैं फर्म, इंडिविजुअल, मतलब एक व्यक्ति की अर्थव्यवस्था या किसी एक फर्म की अर्थव्यवस्था, किसी एक कंपनी की अर्थव्यवस्था, एक जो छोटे सेगमेंट पे हम इकोनॉमी को पढ़ते हैं, तो वो कहलाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। और यही हम बड़े स्तर पे एक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, तो उसे कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमिक्स को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, और वो 2 भाग हैं माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो जिसके अंदर डिमांड और सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है या इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिस अर्थव्यवस्था में मांग व आपूर्ति के आधार पर
स्टडी किया जाता है इकोनॉमिक्स को या अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जब राष्ट्र स्तर पर, बड़े स्तर पे हम लोग जीएसटी, टैक्सेस ले लीजिए, आप राष्ट्र स्तर पे क्या कर निर्धारण किया जाता है या कितना राष्ट्र में ओवरऑल इनकम कितनी हो रही है एक नेशन के अंदर, एक राज्य में या राष्ट्र में ओवरऑल एक्सपेंडिचर्स कितने हो रहे हैं, राष्ट्रीय वित्तीय कोष के अंदर कितना पैसा है, ये सारी चीजों को जिस जगह पे मैनेज किया जाता है वो कहलाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। माइक्रो और मैक्रो किसे कहते हैं और कैसे वर्क करता है। अब हम बात करेंगे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। एक इकोनॉमिक सिस्टम, जो पूरा सिस्टम चल रहा है, जो माइक्रो और मैक्रो बेसिस पर जो पूरा सिस्टम चल रहा है, एक राष्ट्र का इकोनॉमी चल रही है, उसको कितने भागों में बांटा गया है? तो देखिए उसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा आता है सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा आता है टर्शियरी सेक्टर। ये तीनों इकोनॉमी के मेन सेक्टर हैं। इकोनॉमिक सिस्टम के जो सेक्टर्स हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ठीक है, अब मैं आपसे एक सिंपल सा जो है क्वेश्चन करती हूँ मैं आपसे कि किसी भी सेक्टर या किसी भी राष्ट्र को जो है उसकी इकोनॉमी को अध्ययन करने के लिए, अर्थशास्त्र का अध्ययन करने के लिए उसकी 3 चीजों पर निर्भर है वो। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ कि 3 चीजें हैं जो बेसिकली किसी भी राष्ट्र की इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। वो 3 चीजें कौन सी है? तो सबसे पहले हम लेते हैं, वो आता है कृषि। सबसे पहला आता है कृषि या एग्रीकल्चर, दूसरा आता है उद्योग जिसे हम कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग, और तीसरा पोर्शन जो होता है वो होता है सर्विसेज या सेवाएं। ठीक है, सेवाएं कह सकते हैं इसे हिंदी में। अब हम बात करते हैं इन तीनों सेक्टर्स के बारे में। जब भी कोई राष्ट्र की इकोनॉमी संपूर्णतः कृषि पर आधारित होती है तो वो कहलाता है प्राइमरी सेक्टर। जब भी किसी राष्ट्र की इकोनॉमी, किसी भी देश की इकोनॉमी जो पूर्णतया कृषि पर आधारित है, मतलब उसका जो इनकम हो रही है, उसकी जो अर्थव्यवस्था है पूरी तरीके से कृषि पर आधारित है, एग्रीकल्चर बेस्ड है, तो वो इकोनॉमी कहलाएगी प्राथमिक अर्थव्यवस्था या प्राइमरी इकोनॉमी। ओके, उसके बाद में सेकेंडरी पर आते हैं। तो देखिए ऐसा क्षेत्र जहां पे कृषि से होने वाले जो उत्पाद हैं उनको उद्योग क्षेत्र में इस्तेमाल किया जाता है और उद्योगीकरण बहुत ज्यादा हो रहा है। जिस देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से उद्योग पर आधारित है, इंडस्ट्रीज पर बेस्ड है, वो इकोनॉमी कहलाती है सेकेंडरी इकोनॉमी सिस्टम, सेकेंडरी सेक्टर में इंक्लूडेड होता है। ठीक है, उसी के बाद में अगर मैं तीसरे लेवल पे बात करूं आपसे तो थर्ड सेक्टर होता है सेवा क्षेत्र या सर्विसेज। ऐसी इकोनॉमी जो कि पूरी तरीके से सेवा क्षेत्र पर निर्भर है, अर्थात हम बात करेंगे हॉस्पिटैलिटी या मैं कह लूं बैंकिंग सर्विसेज, टीचिंग सर्विसेज, है ना, ये सारी सर्विसेज हैं। ये सब आप ना तो इसमें कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और ना ही आप इसके अंदर कुछ उत्पादन कर रहे हैं, आप सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं। आपके पास में जो मटेरियल है आप वो लोगों को सेवा के रूप में प्रदान कर रहे हैं। तो ये सारी जो सेक्टर्स आते हैं, सेवा क्षेत्र जो भी इंक्लूडेड होता है, जिस भी क्षेत्र में सेवा क्षेत्र इंक्लूडेड होता है उसको कहते हैं टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, तो कोई भी अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक सिस्टम, अर्थशास्त्र का जो पूरा दायरा है, सिस्टम है, प्रशासन है, वो 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया। उसको स्टडी जो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला तो होता है प्राइमरी, सेकंड होता है सेकेंडरी, थर्ड होता है टर्शियरी। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर जो एग्रीकल्चर पे बेस्ड हो, जो हम लोग थे, भारत पूरी तरीके से अर्थव्यवस्था जो थी भारत की वो पूरी तरीके से कृषि पर आधारित हुआ करती थी पहले के जमाने में। सिंधु घाटी सभ्यता में, अन्य सभ्यताएं जो उससे पहले की बात करें तो हम पूरी तरीके से कृषि पर आधारित। इवन अभी बहुत कुछ समय पहले ही हम लोगों ने प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में एंटर किया है। ठीक है, इस तरीके से अब हमारा वर्चस्व तीनों क्षेत्रों में स्थापित हो चुका है। हम कृषि के साथ साथ उद्योग क्षेत्र में भी विकास कर रहे हैं, उसी के साथ में हम सेवा क्षेत्र में भी विकास कर रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं। फिर से एक बार रिकैप लेती हूँ मैं। देखिए, ग्रैंडफादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज जे कीन्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। वो कब लिखी थी? 1776 में। उसके बाद में बात करते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र भारत में लिखी गई किताब है जो पूरी तरीके से
उन क्षेत्रों को कवर करती है, उन क्षेत्रों को, उन पर्टिकुलर सेक्टर्स को कवर करती है जो इकोनॉमी पर बेस्ड हैं। वो किसने लिखी है? कौटिल्य ने। ये कौटिल्य द्वारा ये जो किताब लिखी गई है अर्थशास्त्र, किसमें सम्मिलित है, किसका भाग माना जाता है? सप्तांग का। ओके, उसके अलावा टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू। अगर स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इकोनॉमिक्स को 2 भागों में बांटा गया है, दैट इज माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो छोटे स्तर पे, जहां पे एक व्यक्ति या एक फर्म या एक इंडस्ट्री के बारे में जब अध्ययन किया जाता है तो वो इकोनॉमी होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। यही अगर मैं बात करूं मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, तो वो इकोनॉमी जिसके अंदर एक संपूर्ण राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, एक संपूर्ण राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा जाता है, जिसके अंदर जीएसटी, टैक्सेशन वगैरह ये सारे सिस्टम्स इंक्लूडेड होते हैं ना, जीडीपी, एनडीपी जो होते हैं, ये सारी चीजें जहाँ पे इंक्लूड की जाती है वो कहलाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, बड़े स्तर पे इकोनॉमी को पढ़ना मैक्रो, छोटे स्तर पे इकोनॉमी को पढ़ना माइक्रो। हमने कल ये डिस्कस किया था कि ये दोनों शब्द किसने दिए हैं, तो ये दोनों शब्द हमें रोजर फ्रिश ने दिए हैं। ये चीज मैं आपको कल डिस्कशन में बता चुकी थी। इंट्रोडक्शन जब हमने कल लिया था तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये जो दोनों हैं वर्ड्स, ये दोनों रोजर फ्रिश द्वारा दिए गए हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो का अर्थ होता है छोटा, मैक्रो का अर्थ होता है बड़ा। ठीक है, उसके अलावा इकोनॉमिक सिस्टम जो पूरा चल रहा है किसी भी देश का, वो 3 सेक्टर्स में डिवाइडेड होता है। एक तो होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी और तीसरा होता है टर्शियरी। प्राइमरी सेक्टर इज टोटली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर और कृषि पर आधारित होता है। यही अगर मैं बात करूं सेकेंडरी सेक्टर की, तो ये पूरी तरीके से आधारित है उद्योग क्षेत्र पर, इंडस्ट्रियल सेक्टर पर, ये पूरी तरीके से आधारित है। टर्शियरी सेक्टर जो है वो पूरी तरीके से बेस्ड है सेवा क्षेत्र पर। तो ये तीनों सेक्टर्स जो है वो इन 3 आधारों पर निर्भर है। समझ में आ गया आपको? ये तो हमने इकोनॉमिक सिस्टम की बात की है ना। अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक सिस्टम को या पार्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स को या टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स को। बेसिकली टाइप्स कितने हैं इकोनॉमिक्स के, कितने पार्ट्स में इकोनॉमी डिवाइडेड है। तो देखिए, हमने कल डिस्कस किया था कि किसी भी इकोनॉमी को अगर बात करें तो इकोनॉमी को डिवाइड करने के लिए 3 पार्ट्स डिसाइड किए गए हैं। वो 3 पार्ट्स कौन से हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आज के दौर में पूरी तरीके से कोई भी देश या तो आधारित होता है पूंजी पर या वो आधारित होता है सेवा क्षेत्र पर। कोई भी क्षेत्र जो है कोई भी अर्थव्यवस्था इन 2 क्षेत्रों पर कार्य करती है। जैसे कि देखिए, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी लेंगे आज हम। 3 क्षेत्रों पर आधारित है। कोई भी देश की इकोनॉमी 3 क्षेत्रों पर आधारित होती है। सबसे फर्स्ट आता है, वो इकोनॉमी कैसी है? पूंजीवादी या कैपिटलिस्ट जिसे कह सकते हैं। दूसरी होती है समाजवादी, समाजवादी अर्थव्यवस्था, या हम इसे कह सकते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। और तीसरी होती है मिक्स्ड इकोनॉमी, या हम कह सकते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो देखिए, कोई भी अर्थव्यवस्था 3 भागों में विभाजित होती है। एक होती है कैपिटलिस्ट, एक होती है सोशलिस्ट और तीसरी होती है मिश्रित। अब देखिए, बात करते हैं हम इन तीनों अर्थव्यवस्था के बारे में कि कैसे कार्य करती है और इनका कार्य कैसे होता है आगे की तरफ। तो देखिए, ये जो बेस्ड है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इसका मतलब है कोई ऐसा देश जिसकी इकोनॉमी पूरी तरीके से कैपिटल पर बेस्ड है। पूंजीवादी देश कहलाता है, पैसे वाला राष्ट्र कहलाता है ना। जिसका एक बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण, जैसे कि कैपिटलिस्ट नाम आते ही हमारे दिमाग में एक ही बात आता है, पैसा नाम आते ही हमारे दिमाग में एक ही नाम आता है, यूएस। क्या है यूएस? एक ऐसी कंट्री है जो पूरी तरीके से कैपिटल पर बेस्ड है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है ना। जिसके अगर हम सिस्टम की बात करें तो पूरी तरीके से प्राइवेटाइजेशन हो रखा है, वहां पूरी तरीके से प्राइवेट बेस्ड इकोनॉमी है, प्राइवेट सेक्टर पर। तो यहाँ पे हमने 3 चीजें कवर की है। कोई भी अर्थव्यवस्था जो पूरी तरीके से पूंजी पर आधारित होती है तो उसे कैपिटलिस्ट या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है यूएसए, जो पूरी तरीके से पूंजीवादी देश के रूप में विकसित हुआ है। उसके अलावा ये जो सेक्टर होता है, इसका मकसद होता है
पूंजी धन कमाना मतलब लाभ प्राप्त करना, सेवा क्षेत्र से इसका कोई संबंध नहीं होता है। तो ऐसे इकोनॉमी को कहते हैं प्राइवेट इकोनॉमी या प्राइवेट सेक्टर पर बेस्ड होती है, इसलिए इसे कहते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ओके, तो ये जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं ये पूरी तरीके से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, जिसका पूरी तरीके से मकसद होता है पूंजी जो है उसे गेन करना या कैपिटल गेन करना या लाभ प्राप्त करना। ठीक है, अब ये इकोनॉमी जो पूरी तरीके से किस पर बेस्ड होगी, लाभ पर बेस्ड होगी, कैपिटल पर बेस्ड होगी। तो ऐसी इकोनॉमी हमेशा डेवलप्ड इकोनॉमी के अंदर आती है। जैसे यूएस है, वो क्या है, डेवलप्ड इकोनॉमी है, डेवलप हो चुका है ना। दूसरी क्षेत्र जिसकी हम बात करेंगे या दूसरा क्षेत्र, दूसरी अर्थव्यवस्था जिसकी हम बात करेंगे वो है समाजवादी अर्थव्यवस्था या हम कह सकते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। ये जो इकोनॉमी है, ये जो अर्थव्यवस्था, ये पूरी तरीके से बेस्ड होती है सेवा क्षेत्र पर। इनका मकसद लाभ कमाना नहीं होता है, इस इकोनॉमी का मकसद होता है सेवा करना, अपने देश की आवाम या जनता की सेवा करना, उनको इस तरीके से डेवलप करना कि उनको जो है उनकी सर्विसेज हमारे लिए प्रायोरिटी रखे, ना कि लाभ हमारे लिए प्रायोरिटी रखे। पूंजी कमाना इनका उद्देश्य नहीं होता है, इनका उद्देश्य होता है सेवा करना। हमारे देश की आवाम जो है या जनता जो है उन्हें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये इस तरह की इकोनॉमी का मकसद होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे अधिकतर कार्य जो होता है वो पब्लिक सेक्टर द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, पब्लिक सेक्टर के द्वारा। क्यों, क्योंकि सरकार का उद्देश्य होता है कि हम पूंजी का नहीं कमाते हुए या पूंजी को कमाते हुए साथ में हमारा प्रथम मकसद जो है या हमारा मेन गोल जो है वो सेवा करना है, हमारे देश की जनता को इस तरीके से विकसित करना कि हमारे देश की जनता जो है किसी तरह की कोई प्रॉब्लम को फेस ना करे और देश का विकास सर्वप्रथम वहां की आवाम का विकास कहलाएगा। ठीक है, इस थ्योरी पर जो भी अर्थव्यवस्था चलती है वो होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था। यहाँ पे आपको प्राइवेटाइजेशन नहीं मिलेगा, कोई भी प्राइवेट सेक्टर वर्क नहीं करता हुआ नहीं मिलेगा। यहाँ की गवर्नमेंट टोटली बेस्ड होगी किस पर, पब्लिक सेक्टर पर। ठीक है, अब हम बात करेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी की। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, वो अर्थव्यवस्था जिसमें प्राइवेट सेक्टर्स भी होते हैं और पब्लिक सेक्टर्स भी होते हैं। मतलब इसका उद्देश्य लाभ कमाना तो है ही, लेकिन उसके साथ में सेवा करना भी है। मतलब जनता को ध्यान में रखते हुए, जनता की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हम ये ध्यान रखेंगे कि हम लोगों को किसी तरीके से ना तकलीफ देते हुए पूंजी को या हम कह सकते हैं कैपिटल को अर्न कर सके। ठीक है, मतलब हम प्रॉफिट भी अर्न कर रहे हैं और लोगों को फायदा भी पहुंचा रहे हैं। ये कब होगा, जब किसी देश में प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर्स मिलकर कार्य करेंगे। तो जिस अर्थव्यवस्था के अंदर प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर मिलकर कार्य करते हैं वो वाली अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। और इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण जो है वो है इंडिया। भारत जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है मिश्रित अर्थव्यवस्था का। मिश्रित अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से निर्भर है ऐसी कंट्री पर जहां पे प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर मिलकर कार्य करते हैं। और ऐसा एक उत्कृष्ट उदाहरण हमारे सामने है भारत, जिस भारत में हम खुद रह रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर को कवर करती है और हमारे देश में प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही सेक्टर्स की उतनी इंपॉर्टेंस है जितनी कि एक इंडिविजुअल किसी कंट्री में होती है। ठीक है, हमारी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए हमने प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर्स को प्रायोरिटी दे रखी है। तो ये तीनों प्रकार जो है ये इकोनॉमी के होते हैं। मतलब एक अर्थव्यवस्था जो है वो इन तीनों पर आधारित होती है, प्राइवेट सेक्टर पर, पब्लिक सेक्टर पर और मिक्स्ड इकोनॉमी पर या मिक्स्ड सेक्टर पर। ठीक है, ये जो तीनों चीजें हमने पढ़ी है ये बेसिकली आपका कंसेप्ट क्लियर करती है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। और मैं आपको बता देती हूँ, जो पूरी तरीके से पूंजीवादी राज्य होता है वो डेवलप्ड कंट्री के अंदर आता है। लेकिन यही अगर मैं बात करूं एक ऐसे राष्ट्र की जो कि सेवा क्षेत्र में काम कर रहा है, क्या वो डेवलप्ड होगा? नहीं, वो अंडर डेवलप्ड होगा या डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ रहा है या बहुत पीछे है डेवलपमेंट के चक्कर में, क्योंकि उनका मकसद डेवलप करना नहीं है, उनका मकसद है सेवा करना। तो ऐसी कंट्री जो है अंडर डेवलप्ड आती है और
या हम कह सकते हैं अनडेवलप्ड क्षेत्र में आते हैं। लेकिन ऐसे क्षेत्र जो कि मिश्रित अर्थव्यवस्था पर चल रहे हैं, मतलब पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर साथ में मिलकर कार्य कर रहे हैं, ऐसी इकोनॉमी जो आती है वो आती है अंडर डेवलप्ड क्षेत्र के अंदर। मतलब कोई भी इकोनॉमी जो कि विकास कर रही है लेकिन पूरी तरीके से पब्लिक सेक्टर पे काम कर रही है तो वो होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी, पूरी तरीके से प्राइवेट सेक्टर पे काम कर रही है तो वो होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, और पूरी तरीके से दोनों अर्थव्यवस्था को मिलाकर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर मिलकर कार्य कर रहे हैं तो वो होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, रिसेंटली रेलवे का प्राइवेटाइजेशन किया गया जो कि पहले पूरी तरीके से सरकारी क्षेत्र पब्लिक सेक्टर में आता था। उसी तरीके से आपको पता है काफी सारे बैंक्स हमारे यहाँ पे ऐसे हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर में भी हैं, जैसे आईसीआईसीआई या एचडीएफसी, ये सारे बैंक प्राइवेट सेक्टर में आते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं एसबीआई की, देना बैंक, विजय लक्ष्मी बैंक, ये सारे जो बैंक्स है ये किसके क्षेत्र में आते हैं? गवर्नमेंट सेक्टर में, है ना। तो ये सारी चीजें जो है मिक्स्ड इकोनॉमी को दर्शाती है। हमारी अर्थव्यवस्था जो है, हमारा आना लेन देन जो भी चल रहा है, या इनकम का आना, या जो हम कह सकते हैं एक्सपेंडिचर्स जो हो रहे हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर्स, वो पूरी तरीके से इन दोनों क्षेत्रों पर आधारित है, प्राइवेट और पब्लिक दोनों क्षेत्रों पर। तो ये पूरा पोर्शन जो आज हमने स्टडी किया है वो है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, कि इकोनॉमी किस तरीके की चलती है, किस तरीके से इकोनॉमी रन अप करती है और कौन कौन से सेक्टर्स को लेकर चलती है, और उसके आधार पर किसी देश को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या किसी देश की अर्थव्यवस्था को कैपिटलिस्ट अर्थव्यवस्था या सोशलिस्ट इकोनॉमी या मिक्स्ड इकोनॉमी किस तरीके से डिफरेंशिएट किया जाएगा, वो इस आधार पर स्टडी किया जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने पढ़ा है पार्ट्स ऑफ इकोनॉमी, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमिक सेक्टर्स हमने पढ़े हैं। उसी के साथ में हमने ये पढ़ा कि फादर ऑफ इकोनॉमी कौन है, ग्रैंडपा ऑफ इकोनॉमी कौन कहलाते हैं, या ग्रैंडफादर ऑफ इकोनॉमी कौन कहलाते हैं, जे कीन्स। उसके अलावा एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन लिखी है 1776 में। ये सारी चीजें, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर आज हमने यहाँ पे पढ़ा है। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमी क्या होती है, कैसे कार्य करती है, ये सारी चीजें आज की इस क्लास में हमने कवर की है। उम्मीद करती हूँ कि बेसिक कंसेप्ट जो है इकोनॉमी का वो आज आपका यहाँ पे क्लियर हो चुका है। अब आगे जो हम लेंगे वो पूरी तरीके से आधारित होगा आपके आने वाले एग्जाम्स में, किस तरीके से एग्जाम्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरीके से टॉपिक्स में से क्वेश्चन को पुटअप किया जाता है और कैसे आपके सामने एग्जाम्स में रखा जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम लेवल पे शेयर कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में ये क्लास पहुंचे और उनके ये बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हो सके। उसी के साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आपको रेगुलर जो मैं ये क्लासेस ले रही हूँ, इसके अलावा हमारी जनरल साइंस की क्लासेस चल रही हैं, इसके अलावा हमारी मैथमेटिक्स की क्लासेस चल रही है, तो ये सारी जो रीजनिंग की और जो भी क्लासेस चल रही हैं, इन सारे क्लासेस का रेगुलर अपडेट आपको मिलता रहे, इसके लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।